अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सेठी से सवाल। मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। हस्बे मामूल मेन्यू में हमारे पास चटपटी खबरें भी हैं और कुछ नमकीन भी हैं, मसालेदार भी हैं। आप क्या पसंद करेंगे सबसे? मुझे तो जुगनू को चटपटी खबरें पसंद है, मुझे नमकीन खबरें पसंद है। आपको क्या पसंद है? इस वक्त मेरे सामने आप बैठे हैं तो मुझे चटपटी। चलो है ना, ख़वातीन का मिजाज हाँ आप जानते हैं, खट्टी मीठी चटपटी। हाँ हाँ, ये आप मर्द हजरात अक्सर कहते हैं, पाए जाते हैं। ये हक है, ये इल्जाम क्या? मैं अब देख लेना, मुझे समझ आ रही है आप कहाँ जाएंगे। कमजोर के ऊपर ही तो हमेशा गुस्सा और नज़ला गिरता है। ये रोना धोना बंद करेगा। नहीं, मैं बिल्कुल हंसते हंसते कह रही हूँ, रो दो बिल्कुल। और विमेन कार्ड नहीं खेलते हैं, ठीक है? पता नहीं लगता है वहीं से शुरू करेंगे आप विमेन कार्ड से, मुझे लगता है ऐसे। हाँ, कहते हैं औरत औरत की दुश्मन होती है। कुछ ऐसा ही मामला लग रहा है कि बुशरा का बुशरा पे वार। पहुंचे आप? पहुंच गया। अच्छा, जो फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं उनकी वाइफ या इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा पहचानी गई एक स्कैंडल की वजह से कि उनकी जो जिन्स है वो नहीं है जो वो है, खातून नहीं है, वो एक मर्द है। या फिर बुशरा बीबी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा, ना सिर्फ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में बल्कि इंटरनेशनली अब इस रिपोर्ट के बाद जानी जाएंगी। किस रिपोर्ट की बात कर रही हैं आप? उस रिपोर्ट की, उस जरीदे में जिसमें आप भी लिखते रहे हैं। 1990 से 2008 तक आप उसमें लिखते रहे हैं। और जब अच्छा क्या गलत? मैं लिखता रहा हूँ लंदन इकोनॉमिस्ट में। लंदन इकोनॉमिस्ट, ये लंदन इकोनॉमिस्ट में नहीं छाया हुआ, ये सारा प्रोपेगेंडा है। अच्छा, ये एक रसाला है 1843 जी, या पता नहीं कुछ इस किस्म का डिजिटल मैगजीन है। हाँ, वो एक डिजिटल मैगजीन है। वो ये जो इकोनॉमिस्ट की कंपनी है वो उसको शाया करती है, मगर इट इज़ नॉट द इकोनॉमिस्ट। ये एक फीचर किस्म की मैगजीन है, इसके अंदर लॉन्ग आर्टिकल्स आते हैं और थोड़े से इस किस्म के आर्टिकल्स आते हैं, चटपटे नहीं, और इंटेलेक्चुअल भी होते हैं। बिकॉज इकोनॉमिस्ट जो बेसिकली अखबार है उसमें सिर्फ जो एनालिसिस होता है वो कम होता है और रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो है इसमें आपने देखा पूरी कहानी है तो लंबी चौड़ी, तो इसलिए उन्होंने इकोनॉमिस्ट में इसको नहीं किया। और तो इसलिए वो रिस्पेक्टेबिलिटी जो इकोनॉमिस्ट की है और जो क्रेडिबिलिटी जो इकोनॉमिस्ट की है और जो अथॉरिटी जो इकोनॉमिस्ट की है वो 1843 में नहीं है, रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। 1843 इज मोर कल्चर वल्चर, you know, color. It's like the news of the world जो ना न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड तो बिल्कुल अखबार है ना। वो तो तस्वीरें लगाते थे तो ज़्यादातर, और उसमें छोटी बड़ी तस्वीरें लगाई, छोटी सी खबर लगा दी, गॉसिप। दिस इज़ नॉट गॉसिप, दीज आर लॉन्ग फीचर आर्टिकल्स। हाँ, सो मगर इनकी वो अथॉरिटी नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, जो कि इकोनॉमिस्ट की है। तो मैंने करेक्ट किया आपको। और ये बाकी लोग जो सब लगे हुए इकोनॉमिस्ट, ये थोड़ा सा प्रोपेगेंडा का इसमें आ रहा है, इकोनॉमिस्ट ने कह दिया, एक्चुअली इकोनॉमिस्ट ने नहीं कहा। तो बाय अथॉरिटी यू मीन क्रेडिबिलिटी। सो लेट्स डिस्कस कि ये लिखा किसने है। अच्छा, ओके। आप उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर मेरे से पूछना चाह रही हैं? वो पूछूंगी भी, और फिर मैं आपसे ये भी जानूंगी कि इस पे ध्यान देने की कितनी ज़रूरत है और इसकी अभी टाइमिंग क्या है सामने आने की। ओवेन बेनेट जोन्स जो इससे पहले भी लिख चुके हैं पाकिस्तान के बारे में उनका अच्छा खासा तजुर्बा भी है, यहाँ आए भी हैं। और बुशरा तस्कीन साहिबा, जिनको लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, वो अभी बीपर भी दे रही हैं और इसके ऊपर मजीद बात भी कर रही हैं कि 90% इज स्टिल लेफ्ट बिहाइंड। अच्छा, इसका नाम द मिस्टिक, द क्रिकेटर एंड द स्पाई, पाकिस्तान गेम्स ऑफ थ्रोन्स, बहुत इंटरेस्टिंग टाइटल, जिसके बाद जो अंदर लिस्ट है वो ऐसी चीज़ों के गिर्द घूमती है जो इमरान खान साहब से मुतालिक कम और बुशरा बीबी से रिलेटेड ज़्यादा है। इसका कंटेंट कमोबेश वो सब बातें बताता है जो इससे पहले पाकिस्तान की हिस्ट्री में अभी, यही मैं कहने वाला था, इसमें कोई ऐसी बात मुझे तो नहीं नज़र आई जो मुझे या पहले पता नहीं थी या यहाँ गॉसिप नहीं हो रही थी। और खान साहब के बारे में, बुशरा बीबी के बारे में बहुत सी बातें चलती हैं ना यहाँ, बिल्कुल। तो ये इनमें कोई मुझे ऐसी कोई नई चीज़ नज़र नहीं आई। अच्छा, हाँ, तो इसलिए मेरा ख्याल है आई डोंट वांट, मैं ये नहीं जाना चाहूँगा कि उन्होंने क्या कहा और क्या नहीं कहा, वो आप छोड़ दें उस चीज़ को। हाँ, अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आप अभी कह रही थी कि इस वक्त क्यों आया, इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है जिन लोगों ने लिखा है, और ये इसकी टाइमिंग क्या है, इस किस्म के सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट ये कि जी उसके अंदर क्या लिखा है। वो कोई ख़ास उसमें नई बात मुझे तो नज़र नहीं आई। रेहाम खान ने भी ये बातें बहुत सी ऐसी की हुई हैं पहले अपनी किताब में, और इसके अलावा भी एक दो और ख़वातीन हैं, हाजरा खान, हाँ, उनकी भी है, मैंने भी वो पढ़ी है, वो भी यहाँ मिलती नहीं है, मगर वो भी, उसमें भी बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें हैं। और वैसे भी आप अगर लंदन चले जाएँ तो बड़ी बातें खान साहब की एक्स गर्लफ्रेंड्स की जो हैं वो करती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और फ्रेंकली आई मीन ये ज़्यादा बुशरा बीबी के बारे में जी, इमरान खान तो इनडायरेक्टली आ गए। जब ऑलरेडी
इस 27वीं आईनी तरमीम के बाद वैसे भी इररेलेवेंट होते दिखाई दे रहे हैं, जेल में हैं दोनों मियाँ बीवी, और पार्टी का भी हम देख रहे हैं इस वक्त मामलात क्या हैं कि एहतजाजी तहरीक के हवाले से कोई बात बन नहीं पा रही। तो इस आर्टिकल के छापने और कहा जा रहा है कि इसके ताने बाने पीछे से यानी $5000 दें तो आप ऐसा आर्टिकल छपवा सकते हैं। नहीं, नॉनसेंस। अच्छा, टोटल नॉनसेंस। ये अगेन प्रोपेगेंडा। $5000 दे और आर्टिकल छपवा, ये नहीं है। आई कैन टेल यू ये ऐसी चीज़ बिल्कुल नहीं है। ये पाकिस्तान नहीं है और कोई छोटा अखबार या उसके मदीर जो है वो ऐसी नहीं। तो ये सब भूल जाएं कि ये $5000 दे के और ये लिखवा दिया गया। मैं आपको बताऊं, ये खातून के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं जानता, आप खुद ही जानती होंगी। आप उनकी इन्वेस्टिगेशन कर लें, इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, ये क्या करती थी, अब क्या करती हैं। बट ओवन बेनेट जोन्स बहुत ही क्रेडिबल इंसान है, बहुत ज़िम्मेदार इंसान है। ओवन बेनेट जोन्स पाकिस्तान में उन्होंने 3-4 साल एज BBC कॉरेस्पॉन्डेंट सर्व किया है। उन्होंने किताब भी एक पूरी पाकिस्तान के ऊपर लिखी है, और उसके बाद उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की असैसिनेशन के ऊपर भी एक किताब भी बहुत लंबे चौड़े मजमून लिखे हैं, और फिर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है। तो मैं समझता हूँ ही इज़ अ हाईली क्रेडिबल जर्नलिस्ट। तो इस पर सारी जो इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी कि जो ओवन बेनेट जोन्स ने फैसला किया कि ये कहानी जो है वो यकीन करता है और इसके ऊपर लिखना चाहिए उसको। ये नहीं कि सिर्फ के सेंसेशनल है। यूरोप के लिए, वेस्टर्न ऑडियंस के लिए तो सेंसेशनल हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए सिर्फ ये है कि अगर ये तुम कहो या मैं कहूँ तो लोग कहेंगे जान दो जी, छो मेरे गल्ला ही देना, ये है ही PTI के खिलाफ, ये तो गल्ला ही कर देना, या ISI के एजेंट ने, ठीक है जी, प्रोपेगेंडा हो रहा है। PTI तो नहीं मानती, मगर अगर ये चीज़ लंदन के किसी अखबार में छप जाए तो उसकी क्रेडिबिलिटी होती है, और ओवन बेनेट जोन्स की क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। दैट्स ऑल आई एम ट्राइंग टू से। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि अगर ये इकोनॉमिस्ट की क्रेडिबिलिटी बहुत हाई है और 1843 की उससे थोड़ी कम है, इट्स नॉट द सेम थिंग। ओवन बेनेट जोन्स की बहुत हाई क्रेडिबिलिटी है, इवन दो इस खातून के बारे में आई डोंट नो मच अबाउट हर, बट ओवन बेनेट जोन्स ने एक एक चीज़ इसके अंदर चेक करवाई होगी, डबल चेक की होगी, और फिर अपने वकीलों को दिखाया होगा उन्होंने। ये आर्टिकल जो है लॉयर्स ने चेक किया होगा कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो प्रूव नहीं हो सकती, ये आगे जाके जो मसला बन जाए। अच्छा, ठीक, वो सू कर देते हैं। ये नहीं, बिल्कुल ये बड़ी केयरफुली ये चीज़ें होती हैं। तो अब मैं ये समझता हूँ कि ओवन बेनेट जोन्स समझता है कि जो लिखा है उससे 100% करेक्ट है, उस पर कोई फैब्रिकेशन नहीं है, कोई फेक न्यूज़ नहीं है, और उन्होंने चेक और काउंटर चेक करके ये सारी बातें कही। तो अब इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो केस करने का इरादा रखती है, सू करने का? तो करें, कोई हर्ज नहीं है करने को, करें, बट वेदर दे विल गेट समथिंग आउट ऑफ इट और नॉट, या शायद और बातें निकलें, ये भी तो हो सकता है ना। देखिए, इसमें जो चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी वो एक किस्म की, जो मैं बातें कर रहा था एक दो सियासी, उसकी उन्होंने हमायत कर दी यहाँ। वो एक तो ये कि ये खातून कहती है कि एक वक्त था जब बुशरा बीबी की अहमियत बन सकती थी। बुशरा बीबी के पास पिछले साल बहुत अच्छा मौका था, वो बड़ा क्राउड जमा करने में कामयाब हो चुकी थी, लेकिन वो पानी के बुलबुले की तरह बुरी तरह एक्सपोज हो गई। पर बताया नहीं किस वक्त कैसे। अभी नहीं, इसमें नहीं, अगर उनके पास है डिटेल। ये मैं इसका जिक्र कर चुका हूँ कि वो जो लॉन्ग मार्च थी ना फ्रॉम KP टू इस्लामाबाद डी चौक, जहाँ रास्ते में रुकना था और फिर आगे नहीं जाना था, तो गंडापुर साहब कह रहे थे आगे नहीं जाना, और बुशरा बीबी ले जाने की कोशिश करती रही, फिर उसके बाद उन्हें गाड़ी में बैठ के जाना पड़ा। हाँ, और वहाँ फिर वो हादसे हो गए, ठीक है, फायरिंग हो गई। तो मेरा ख्याल है उस वक्त तक तो बुशरा बीबी एक बहुत अहम रोल अदा कर सकती थी। उसके बाद उनकी क्रेडिबिलिटी विद द एस्टैब्लिशमेंट वो गिर गई। उस वक्त तक तो एक एज अ ब्रिज बिटवीन एस्टैब्लिशमेंट एंड इमरान खान कर सकती थी रोल वो, मगर उसके बाद उनके साथ वो फिर रोल शायद उनको नहीं मिला। मैं तो समझता हूँ अभी भी एक वक्त आएगा कि वो रोल शायद फिर अदा करेंगी किसी न किसी स्टेज पे, पर अभी शायद नहीं है। तो इसमें उसकी तरफ इशारा है। ठीक, तो आपने टाइमिंग का नहीं बताया कि वाई नाउ। पहली बात तो यही मैं आपको बताऊँ कि ये रातों रात स्टोरी नहीं लिखी गई, इसके पीछे 6 महीने की रिसर्च है। अच्छा, ये इससे कम की रिसर्च हो ही नहीं सकती। मैं जानता हूँ ना वहाँ कैसे होता है। जैसे आपने जिक्र किया, मैंने 1990 से लेके 2008 तक 18 साल पाकिस्तान के ऊपर जो कुछ लिखा गया लंदन इकोनॉमिस्ट में वो मैंने लिखा था। तो इसलिए मुझे तो पता है वो कैसे ऑपरेट करते हैं, कि एक एक चीज़ डबल चेक होती है। एक भी बात मैं लिखता था उसके ऊपर 6 दफ़ा सवाल पूछे जाते थे, एविडेंस क्या है, किधर है, दिखाओ ये वो वगैरह। सो दे वेरी गुड विद फैक्ट चेकिंग, एंड दैट इज़ वाई बड़ा क्रेडिबल न्यूज़पेपर है, उसकी बड़ी अथॉरिटी है। अच्छा, तो फिर ये वकीलों ने इसको देखा है,
कि ये भी एंगल आ सकता है, ये भी आ सकता है। और फिर मैं सुना है कि ये खातून कह रही हैं कि अभी तो 10% बात निकली है, अब बाकी बातें तो बातें बहुत है। तो इसका ये मतलब है कि फिर अदालत में अगर ये लेके जाते हैं तो 90% भी बातें निकल आएंगी फिर, ठीक है ना। हाँ। तो फिर ये सोचना पड़ेगा इनको कि ये करना है कि नहीं करना। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये बातें रेहाम खान ने तो सारी किताब में लिखी, बहुत सी इसमें सारी बातें तो लिखी हुई हैं। उसके अलावा जो अफवाहें चलती हैं जिसके बारे में हमने भी कभी कभी आते जाते जिक्र कर दिया और फिर खान साहब को बात पसंद नहीं आई और लोग भी यहाँ कहते हैं नहीं ये बात करनी चाहिए, इसलिए मैं आज उधर नहीं जाना चाहता। अच्छा, ठीक। मगर आपने सवाल पूछा टाइमिंग, तो टाइमिंग ये नहीं है कि जी कल फैसला हुआ और अभी कर दो, ये इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। अच्छा, किसी का भी। हाँ। उन्होंने खुद फैसला किया होगा कि नाउ इज द टाइम टू डू इट, या ये पहले तैयारी होगी अब तैयार होगी कहानी, तो उन्हें सोचा होगा निकाल दें। मगर इसका जो इम्पैक्ट हुआ है, मैं कंस्पिरेसी थ्योरी में नहीं जा रहा, इसको ओवन बेनेट जोन्स किसी कंस्पिरेसी थ्योरी का हिस्सा नहीं बनेगा। अच्छा, मैं जानता हूँ उसको। तो इसलिए ये जो है ना, इसके साथ ये ज़रूर हुआ है कि इस वक्त हेडलाइंस जो है वो कहीं और थी, ठीक है ना। तो वो हेडलाइंस जो है अब शिफ्ट होके इधर आ गई। अच्छा, तो मेरा ख्याल है ये कुछ लोग तो खुश होंगे। ठीक, यानी चले ठीक है, इससे हम समझ लेते हैं। मेरा ख्याल है आजकल बात समझने की होती है। हाँ, इशारों। हाँ, ठीक। अब जब इमरान फाइल्स की बात हो गई, इससे पहले भी बहुत दफ़ा इनकी इस तरह की कहानियाँ आती रही हैं, इसको एक सीक्वेंस समझ लेते हैं। एप्स्टीन फाइल्स जो समझें कि एक कंपटी पे रखी हुई गन की तरह है फॉर प्रेसिडेंट ट्रंप। हाँ। वहाँ वक्तन फ़वक्तन इनकी फ़ाइल्स को रिलीज़ करने या उसका कुछ हिस्सा रिलीज़ करने की खबरें आती रहती हैं और लेटेस्ट जो आई हैं उसमें उनका ताल्लुक़ इमरान खान से जोड़ा जा रहा है कि उनका नाम है एप्स्टीन फाइल्स। कौन कहता है? ये पाकिस्तान के कुछ वेबसाइट्स क्या बाकायदा थंबनेल, कोई एविडेंस है? जी, तस्वीर चली हैं 2 गिज़लेन मैक्सवेल जो एप्स्टीन की शरीके जुर्म भी समझ लें, उससे पहले उनकी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन उनकी तस्वीर अयाम शबाब में इमरान खान साहब के साथ हैं। ये आप देख सकते हैं। मैं देख रहा हूँ, मगर ये देखिए 2 बातें यहाँ। इमरान खान की ये गर्लफ्रेंड कभी भी नहीं थी। अच्छा, ये मैं काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ। हो सकता है मे बी रॉन्ग, बट मेरा नहीं ख्याल। अलबत्ता इमरान खान की दर्जनों गर्लफ्रेंड्स थी, उनमें इनका नाम कभी सुनने में नहीं आया। मैंने नहीं सुना था। इनकी कुछ गर्लफ्रेंड्स को मैं खुद जाती तौर पे भी जानता हूँ, और जब ये अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ घूमते थे तो कभी कभी हमारे यहाँ भी गरीब खाने में ले आते थे उनको। अच्छा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। खान साहब को एप्स्टीन के साथ तल्लुकात करने की कोई ज़रूरत, वो क्या मुहावरा है पंजाबी का कि गुड़ पे मंडलाती हैं, अंदलाती। हाँ। तो वो खान साहब को तो इस किस्म की इशू कभी भी नहीं था, बाहर हमेशा थी, और वाक़ा वो अमेरिका में थे, यूके में थे, या जहाँ पाकिस्तान भी आए, और बिफोर ही गॉट मैरिड ही एंजॉयड द गुड थिंग्स इन लाइफ एंड देयर वाज नेवर एनी शॉर्टेज। तो इसलिए खान साहब को लिंक करना विद एप्स्टीन इज़ नॉनसेंस। दूसरी बात ये है कि 90 की दिहाई में एप्स्टीन साहब जो है वो एक्टिव हुए, और अब तो पूरी एविडेंस मिल गई है कि ये मोसाद का एक पूरा सोचा समझा प्लान था, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट पावरफुल लोगों को घेरने का और ब्लैकमेल करने का व्हेन द राइट टाइम कम्स। ये तो अब एविडेंस इस्टेब्लिश हो गई है। एंड तो खान साहब 90 की दिहाई में ही वाज जस्ट अ क्रिकेट प्लेयर, और उसके बाद जब वो सियासत में भी उन्होंने फैसला किया कि आना है, तो ही नेवर गॉट एनीवेयर, बेचारों को सीट भी नहीं मिलती थी। और 2002 तक तो वो मुशर्रफ ने एक सीट लेके दी थी, तो इसलिए, और 2010-12 तक तो खान साहब वाज नोवेयर ऑन द सीन। हर इलेक्शन में इन्होंने हिस्सा लेने की कोशिश की एक्सेप्ट फॉर 1, और इनको कोई जीते बीते कोई नहीं। तो इसलिए आई डोंट थिंक ही वाज अ टारगेट, बट ऑल्सो ही वाज हैप्पीली मैरिड टू जमाइमा ड्यूरिंग मच ऑफ दैट टाइम। और उसके बाद जैसे ही जमाइमा घर चली जाती हैं तो रेहाम खान के साथ हो गए, और वो फिर जब हो गई तो बुशरा बीवी आ गई, तो खान साहब, और इन बिटवीन तो खैर आप सुनते ही रहते हैं टेप मैसेजेस इधर उधर, वो अपने कार्रवाई जारी रखी उन्होंने। तो आई डोंट थिंक कोई लिंक है विद एप्स्टीन। तो ये बिल्कुल कोशिश जो की जा रही है, ये बिल्कुल नामुनासिर है, गलत लिंक करने की कोशिश की जा रही है, और काइंड ऑफ प्रोपेगेंडा है कि किसी तरह इमरान खान साहब को भी उसी लिस्ट में शुमार किया जाए जिसमें इस वक्त बड़े बड़े नाम आ रहे हैं। 20,000 के करीब पेजेस न्यू रिलीज़ किए गए हैं, जिसमें पाकिस्तान के हवाले से जिसको जो मिल रहा है सिर्फ नाम की हद तक ही उसको वायरल करने का सिलसिला जारी है। और भी बहुत से हम मामला अहम खबरों पर सिटी साहब का तज्जिया एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू द शो सेठी साहब। और अब बिहार इलेक्शंस की बात करेंगे जिसमें अनएक्सपेक्टेडली लैंडस्लाइड कामयाबी ली है बीजेपी ने। नमकीन वाली बात। हाँ, नमकीन। अच्छा, उसमें 501 किलो लड्डू का ऑर्डर बीजेपी ने दिया और आप इसे नमकीन कह रहे हैं? 501 किलो लड्डू बिहार में तकसीम करने के लिए इस कामयाबी की खुशी में। उन्होंने और भी बहुत कुछ किया था। कोई 1 करोड़ खवातीन को 10-10 हज़ार रुपए बांटे थे। 10-10 हज़ार रुपए बांटे थे। और 10,000 इंडियन का मतलब है 30,000 पाकिस्तानी। हाँ, जनाब। तो वोट तो खरीद लेना उन्होंने। इसीलिए वो खवातीन का जो वोटर टर्नआउट था वो मर्दों से ज्यादा था। यस, नो डाउट, फॉर द फर्स्ट टाइम। यस, देखने में आया। और उन्होंने तो बड़ा जबरदस्त किया है। इनको भी चाहिए पीपल पार्टी वालों को कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम अपने हाथ में ले लें, प्रोविंशियल ले लें और वहाँ लंबे पैसे खर्च करें। मगर इसी उनको फर्क नहीं पड़ता ना जी। उनको तो वोट पंजाब में चाहिए। पंजाब में मरियम लेके बैठी वो भी खवातीन को काफी, और वो कर रही है और वो करेगी आगे। हाँ हाँ, चले, इसमें तो औरत फैक्टर भी काम किया, जैसे और यूथ फैक्टर है। यूथ फैक्टर भी है, यूथ फैक्टर भी। ममदानी की जीत में, ज़ोहरान ममदानी की जीत में यूथ फैक्टर, इसमें भी ममदानी की जीत के अंदर 2 फैक्टर्स थे जी, यूथ फैक्टर और इकोनॉमिक फैक्टर। उन्होंने अपनी लोकल गवर्नमेंट और लोकल टैक्सेस और लोकल महंगाई और ये चीज़ों की बात की थी ना, और हाउसिंग और ये हेल्थ और ये सारी बातें की, ट्रांसपोर्ट। तो इन्होंने भी बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट की कि पहली दफ़ा इशू बेस्ड इलेक्शन बनाया उसको। इन्होंने वहाँ महंगाई की बात की, इन्होंने ये पैसे वैसे बांटे, इन्होंने जो लोअर कास्ट के लिए फैसिलिटीज़ क्रिएट की और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात की जिसकी बेहतरी जो है वो आम आवाम के लिए। तो इन्होंने इकोनॉमिक एजेंडा लिया। कांग्रेस ने डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन का एजेंडा लिया कि ये फाशिस्ट हैं, ये डेमोक्रेसी को नहीं चाहते, इलेक्शन कमीशन इन्होंने ये कर दी वो कर दी, और वही हुआ कि डेमोक्रेसी का स्लोगन नहीं चला जी। अब दुनिया के अंदर कहीं भी डेमोक्रेसी का स्लोगन उस तरीके से नहीं चलता जैसे पुराने ज़माने में चलता था। ठीक, पाकिस्तान में भी नहीं चल रहा, और अब पाकिस्तान में भी नहीं चल रहा। हमने देख ही लिया ना कि क्या हुआ है। और लोग जो हैं वो कह रहे हैं रोटी पानी की गल करो, इवन इन एडवांस कंट्रीज रोटी पानी की बात करें। तो ये जो है ना, बीजेपी ने बहुत सोच के साथ अपना एजेंडा सारा शिफ्ट कर दिया। हिंदुत्व के ऊपर भी उन्होंने इस दफा जोर नहीं डाला। बेसिकली दे वर्कड ऑन इकोनॉमिक्स। अच्छा, और इसी तरीके के साथ कांग्रेस डिडंट वर्क ऑन इकोनॉमिक्स। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन, रिगिंग, वो मैं बात करते हैं आगे। उनके जो इल्ज़ाम है उनमें से काफ़ी उनमें वज़न है, ये नहीं कि वज़न नहीं है। अच्छा। मगर जमहूरियत का जो स्लोगन है वो नहीं चला, इंडिया में भी नहीं चला, इन बिहार। राइट, ठीक। तो अब अभी एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। मैं आपको पता, मैंने पूरा एक प्रोग्राम किया था इस पर। जैसे मैंने कहा था कि जमहूरियत सारी दुनिया में डिक्लाइन कर रही है और लोग उसकी अहमियत गिर रही है। मगर अब जो एक नया सर्वे निकला, ये मेरे सामने आज ही आया कि डेमोक्रेसी के बारे में लोग एडवांस कंट्रीज़ में क्या सोचते हैं। अच्छा, अब ये कुछ 9 कंट्रीज़ को उन्होंने सर्वे किया है। बहुत इंपॉर्टेंट सर्वे है इप्सोस का जी। जिसमें फ्रांस, यूएस, यूके, स्पेन, इटली, क्रोएशिया, नेदरलैंड्स, पोलैंड, स्वीडन, सब टॉप कंट्रीज़ को ले लिया। अब मैं आपको एक एक में बताता हूँ कि इन मुल्क के अंदर कितने लोग जमहूरियत के साथ खुश हैं या एतमाद रखते हैं उसके अंदर, और कितने लोग जो हैं अब जमहूरियत से दूर हो रहे हैं और एतमाद खो बैठे हैं। फ्रांस के अंदर 60% लोग जमहूरियत में कॉन्फिडेंस खो बैठे हैं। सिर्फ 19% को है अभी भी कॉन्फिडेंस। तो आप सोचिए 10 साल पहले उल्टा था जी। अब बिल्कुल 10 साल में डिसइल्यूजनमेंट। यूएस में 53% जो है वो खुश नहीं है जमहूरियत से, वो समझते हैं जमहूरियत गिर रही है, और 20% है जो समझते हैं नहीं ठीक है जमहूरियत जी। इसी तरह यूके के अंदर 51% मेजॉरिटी जो वो समझते हैं जमहूरियत फारग है, असि जमहूरियत वास्ते वोट नहीं, साडा वोट नहीं है। इसीलिए स्पेन 51% खिलाफ, इटली जो है सिर्फ 26% उसके हक में, बाकी सब खिलाफ। नेदरलैंड्स के अंदर 36% उसके हक में। कुछ लोग कहते हैं वी डोंट नो, हाँ ठीक है नहीं, मगर इससे ज़्यादा जो है वो कम है, जमहूरियत नाइदर है नो देयर। पोलैंड, स्वीडन में 65% लोग अभी भी, ये एक मुल्क है सिर्फ जहाँ अभी भी वो समझते हैं कि जमहूरियत जो है इससे इम्पोर्टेंट, क्योंकि वहाँ चल रही है, वहाँ लोकल गवर्नमेंट चल रही है, वहाँ करप्शन नहीं है, वहाँ डिलीवरी हो रही है, वेलफेयर स्टेट वेल डन। तो ये सबक सीखना चाहिए ना सबको। नरेंद्र मोदी ने सीख लिया है कि भाई हिंदुत्व ज़्यादा वोट सी ना वो हो गया, वो फारग है हूँ, असि जो करना सी कर लिया। ठीक, इसीलिए इस दफ़ा जो बम फटे उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, उसके और भी इम्प्लीकेशन
पॉलिटिशियन है, मगर ये भी है कि यार ऐसा उनका खास है माइलेज कोई नहीं इधर, ठीक है ना। तो अब वो माइलेज निकाली उन्होंने इकोनॉमिक्स के ऊपर, तो अब इसी बेसिस के ऊपर वो अब अपनी आगे की जो उसके जो रह गए हैं, ही विल बिल्ड हिज पॉलिटिकल बेस ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो यूपी और आसाम और उधर मगरबी बंगाल में अब वो ज़्यादा एग्रेसिवली जाएंगे, और क्या वहाँ पे ये बिल्कुल वहाँ भी इकोनॉमिक एजेंडा लेके जाएंगे। वो देखेंगे कौन सी क्लासेस जो हैं उनको तकलीफ है, कोई ना कोई उनके लिए कुछ करने की वादे करेंगे। यार वादे करने में तो कोई हर्ज नहीं है ना, हाँ, ख्वाब दिखाने में तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इन्होंने जो वहाँ के लोकल रहनुमा को अपने साथ मिलाया, जो मकामी नब्ज से आगाह थे, ये कितना बड़ा कार्ड ये होता है, बिकॉज इसी उसके बगैर मेजॉरिटी नहीं मिलती। ये जो इतनी बड़ी जो रियासतें होती हैं, स्टेट्स होती हैं, काफ़ी स्प्लिंटरिज्म होती है। वहाँ कास्ट का सिस्टम है, लेफ्ट है, राइट है, इस किस्म की चीज़ें हैं। पाकिस्तान जैसी जगह नहीं है वो। सो वहाँ मुख्तलिफ किस्म की आइडियोलॉजीज भी चलती रही हैं। फिर कास्ट सिस्टम और लोअर कास्ट का बहुत बड़ा, जिसे शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं, ये बहुत वजन है इन चीज़ों का। और फिर कई नेशनलिज्म भी बड़ी है। बंगाल में फॉर एग्जाम्पल द लाइकलीहुड इज़ कि बंगाल में वो बंगाली पार्टी के लिए करेंगे रादर देन, ठीक। तो आई थिंक हर जगह पे फ़र्क है, बट आई थिंक द इकोनॉमिक एजेंडा विल बी प्रोमिनेंट नाउ। सबसे आगे यही करेंगे। ठीक है। अब इस जीत के बारे में सर्वेस तो ऐसे नहीं थे, और हम भी शो में बहुत दफ़ा बात कर चुके थे कि मई के बाद, और स्पेशली जो टैरिफ की बम्बार्डमेंट हुई है उसके बाद, नरेंद्र मोदी की मकबूलियत पे काफ़ी फ़र्क पड़ा, और वो वैसे मकबूल नहीं रहे तो बिहार के इंतखाबात के लिए उन्हें कोई एडवेंचर करना पड़ सकता है या फॉल्स फ्लैग करना पड़ सकता है। तो वो ऑपरेशन सिंदूर जो वो जारी रखे हुए थे और कह रहे थे उस पर पॉज है, इस कामयाबी के बाद वो पॉज कहीं हटा तो नहीं देंगे, और पाकिस्तान के बारे में उनकी पॉलिसी चेंज हो सकती है इसके बाद? नहीं, मैं नहीं समझता कोई ख़ास चेंज होगी, बस वो थोड़ा लो की रखेंगे कि उन्हें पता है समदूर टू तो होना नहीं है उसको, और इसीलिए इस दफ़ा पाकिस्तान का नाम नहीं लिया उन्होंने। तो अगर ले लेते तो फिर कुछ करना पड़ता। हाँ। तो इसलिए उन्होंने इशारा यही किया कि टेररिज्म है, मगर ये नहीं कहा कि पाकिस्तान। द मिनट अब वो पाकिस्तान कहेंगे तो फिर ये तवक्को की जाएगी, चलो फिर करो, कुछ करके दिखाओ। इसीलिए वो अब इधर आएंगे नहीं। तो ये अच्छी बात है कि दे रियलाइज दिस कि ये एस्केलेटरी लड़ेंगे, लड़ाई होगी तो हम भी करेंगे कुछ, तो फिर वो करेंगे, फिर हम करेंगे, तो कहीं और पहुंच जाएंगे। हाँ। मशरूम क्लाउड की तरफ पहुंचेंगे हम। अच्छा, तो इसलिए मगर ये इसमें जो इल्ज़ाम लगे हैं उनके ऊपर बड़े इंपॉर्टेंट है। हाँ। ये मुझे पाकिस्तान याद आ रहा है, रिगिंग के ना। हाँ, ये इंडिया में आमतौर पर ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगते। सबसे पहले तो ये कहा जाता था कि इंडिया की इलेक्शन कमीशन इज एन एग्जाम्पलरी या एग्जाम्पलरी, आज़ाद है। यहाँ तक 2 इंडियन चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स पाकिस्तान भी आए थे, इनमें से एक ही मैंने इंटरव्यू भी की थी ज़ाती तौर पे, पर्सनली 1-on-1, और उन्होंने बताया था कि वहाँ कैसे होता है कैसे नहीं होता, और ब्यूरोक्रेसी करती है वहाँ। ना कोई इंटरिम गवर्नमेंट होती है, ना कोई सियासी लोग होते हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो न्यूट्रल होते हैं। मगर इस दफ़ा जो इल्ज़ाम लगे हैं तो बड़े इंटरेस्टिंग है, और ये ड्यूरिंग द इलेक्शन नहीं, उससे पहले लग रहे थे कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया इन्होंने, क्योंकि वहाँ इंटरिम गवर्नमेंट तो थी नहीं, इन्हीं की गवर्नमेंट थी। इन्हीं की होती। तो उन्होंने जिसको लगाया उसके बड़े तल्लुकात हैं अमित शाह के साथ, तो इसलिए ये इल्ज़ाम लग रहा है कि इन्होंने काफ़ी गड़बड़ की है इलेक्शन कमीशन ने, और काफ़ी इसके ऊपर भी। फिर ये वोट बाइंग का कि वोट खरीदे गए हैं, वो तो पता लगा ना कि 10,000 इंडियन रुपीस जो हैं वो उन्होंने ख़वातीन को दिए और वो जीते हैं। फिर वोटर रोल्स जो है ना, उसको भी, उसके अंदर भी तब्दीली हुई है बहुत से। हाँ, कोई 20-1 लाख मुसलमानों को निकाल दिया इस किस्म के, और रद्दोबदल किया गया। हाँ, रद्दोबदल किया गया, कंडीशंस लगाई गई कि प्रूव करो कि आप इंडियन नेशनल हैं। हालांकि वो 20 साल 40 साल से वहाँ रह रहे हैं, उनको कहा ये डॉक्यूमेंट लेके आओ, ये डॉक्यूमेंट लेके आओ। पता था कि मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा, इसलिए मुसलमानों को, कोई 2 मिलियन मुसलमानों को निकाल दिया, और इसी तरीके के साथ और भी जहाँ पता था कि यहाँ से हमारे वोट नहीं मिलेगा, वहाँ डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया। तो इस किस्म की चीज़ें थे, और करप्शन, मैसिव करप्शन। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि कहते हैं कि 250 सीटों में से 50 से ज़्यादा सीटें ऐसी थी जहाँ 1000-2000 वोट का फ़र्क था सिर्फ। अच्छा। और शायद इससे ज़्यादा थी जहाँ 5000 से कम का वोट था। तो इशारा ये है कि यहाँ छोटी मोटी रिगिंग के साथ आप 2-3 हज़ार वोट तो कैसे आसानी से कर लेते हैं ना। ये तो 130 मिलियन की आबादी, 13 करोड़ की तो आबादी है, 13 करोड़ की आबादी है, और आप सोचिए उसमें से 68% टर्नआउट हुआ है। अच्छा एनएस, इससे पहले आप ये प्रेडिक्ट कर चुके हैं कि अगली बार नरेंद्र मोदी नहीं आएंगे, अगले इलेक्शंस में कामयाबी नहीं होगी आगे की। तो इस कमबैक के बाद आप समझते हैं कि आने वाले इलेक्शन में भी मुकाबला टफ होगा? It's too early for that। आगे क्या होते जाता है, 4 साल पड़े हैं अभी। राइट। एनीथिंग कैन हैपन। सही है, लेकिन बड़ा अच्छा कमबैक किया, और उसके लिए नरेंद्र मोदी ने जो अपनी विजडम है वो बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया, और उन्होंने वो सारे फैक्टर्स कैश करवाए जो वहाँ इस्तेमाल हो सकते थे, बिहार के इलेक्शंस पर असरअंदाज हो सकते थे। वापस आते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू द शो। और अब झुरमट है बहुत से सवालों का, जिनमें से सरफहरिस्त होंगे ज़ीशान मुत्तहिदा अरब अमारात से। मैंने ऑब्जर्व किया है कि गल्फ कंट्रीज जितने भी हैं वो अपनी इकोनॉमी को कैशलेस उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। इवन आप एक ब्रेड से बड़ी मशीन तक जो भी पेमेंट है वो थ्रू ऑनलाइन या थ्रू क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आप कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में ये चीज अभी तक क्यों डिस्करेज की जा रही है? हम देखते हैं कि एक रेडी वाले से लेके बड़े मार्ट तक एक्सेप्शन छोड़ के बाकी सब लोग जो है अभी भी कैश पे काम करना चाह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये गवर्नमेंट डेलिबरेटली ये काम कर रही है ताकि बहुत से जो लोग हैं उनके टैक्सेस को छुपाया जा सके? और ये कितना फायदा है अगर हम लोग अपना जितना पैसा कंट्री में है वो बैंक्स में रखें और जो कंट्री है वो उसको यूज कर सके और हमें बाहर से डॉलर्स और ये चीजें लेने की जरूरत ना पड़े? भाई साहब, आप दो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ है वो दोनों बातें। एक तरफ आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट डिस्करेज कर रही है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि लोग नहीं क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना चाहते। देखिए, गवर्नमेंट तो इनकरेज कर रही है। गवर्नमेंट तो यहाँ की भी ये जो सारा FBR जो लगा हुआ है वो कहता है बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का मतलब ही है। वो तो कैश विड्रॉल्स जो हैं उसके ऊपर भी वो टैक्स लगाना चाहते हैं ताकि आप कैश विड्रॉ करके ना खर्च करें, आप क्रेडिट कार्ड के ज़रिए करें या इलेक्ट्रॉनिक करें ताकि रिकॉर्ड रह जाए। अब तो ये जैज़ कैश वगैरह के ऊपर भी सेल्स लगने, टैक्सेस लगने शुरू हो गए हैं। जब आप ट्रांसफ़र करते हैं मनी एंड इट्स यूज्ड टू बाय समथिंग एंड यू बाय समथिंग और यू पे फॉर इट वाया जैज़ कैश एटसेट्रा। तो गवर्नमेंट तो पूरे दिल से लगी हुई है कि यार कैश इकॉनमी ख़त्म हो, मगर हम नहीं चाहते कैश इकॉनमी ख़त्म हो। बिकॉज कैश इकॉनमी जो होती है वो ब्लैक मनी पे चलती है या उस पैसे पे चलती है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगा होता। लोग टैक्स छुपा के, टैक्स नहीं देना, इनकम करते हैं, फिर वो खर्च करते हैं और उसका कोई रिकॉर्ड कोई नहीं है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक करेंगे तो रिकॉर्ड आ जाएगा। फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपने 10 लाख रुपया इस साल खर्च किया, आपकी आमदन तो 2 लाख थी, तो ये 8 लाख कहाँ से आया? तो रिकॉर्ड आ जाता ना। इसलिए ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी, और इंडिया और इस किस्म के जो मुल्क हैं वहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कैश इकॉनमीज़ हैं और रेजिस्टेंस आवाम से आ रही है, पब्लिक से आ रही है, और वो उन लोगों से आ रही है जो टैक्स नहीं देना चाहते या देते नहीं हैं। सो आई थिंक ये थोड़ा सा आपने रुख को सही कर लें। गवर्नमेंट चाहती है कि कैश इकॉनमी ना हो, और UK में और यूरोप में वहाँ उन्होंने तो 80% 90% कैश इकॉनमी ख़त्म कर दी। अब UK में फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहते हैं आपने अगर बैंक से पैसे विड्रॉ करने हैं तो वो भी 500 पाउंड से ऊपर अगर आप जाके वहाँ से विड्रॉ करते हैं अपने अकाउंट से तो वो 4 सवाल पूछते हैं। या आप जाके वहाँ डिपॉजिट करना चाहते हैं, अगर आप कारोबारी लोग हैं तो फिर वो आपके बिज़नेस अकाउंट में तो वो चली जाएगी, मगर पर्सनल अकाउंट में अगर आप कोई पैसे डिपॉजिट करेंगे वो पूछते हैं ये कहाँ से आए हैं पैसे ये। तो वहाँ तो ऑलरेडी बड़ी सही जा रहे हैं। दुबई में भी यही है, वो चाहते हैं कि कैश इकॉनमी जो है वो ख़त्म हो। मगर दुबई में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, वहाँ इनकम टैक्स नहीं है, वहाँ एक सिर्फ 5% GST लगा हुआ है, वो भी अब लगा है। तो वहाँ कैश हो या क्रेडिट कार्ड हो, इट डजंट मैटर, बिकॉज़ वहाँ कोई छुपाने वाली इशू नहीं है। भाई हाँ, तो हमारे यहाँ है छुपाने वाली बात। लोग कैश पे इसलिए करते हैं बिकॉज वो कैश बता नहीं सकते कहाँ से आया है, इसलिए ये नहीं बताएंगे गया कहाँ है, तो इसलिए क्रेडिट कार्ड नहीं उससे इस्तेमाल होते। क्रेडिट कार्ड वो लोग मिडिल क्लास करती है जिनके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है, वो बैंक से सीधे तनख्वाह जो है वो जाती है आपके अकाउंट में और वही पैसे हैं, उनके पास कोई ब्लैक मनी है नहीं, इसलिए जो आता है वो वहीं से खर्च करते हैं, उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं है यूजिंग द क्रेडिट कार्ड्स। मगर जो लोग इलीगल मनी अर्न कर रहे हैं वो क्रेडिट कार्ड नहीं इस्तेमाल करेंगे। क्रेडिट कार्ड करेंगे तो पकड़े जाएंगे, वो पूछा जाएगा ये कहाँ से आए पैसे, बैंक में डालेंगे तो वो पूछा जाएगा कहाँ से आए। दिस इज़ द प्रॉब्लम। एक चीज़ के ऊपर ज़रूर है जिसके ऊपर मैंने बहुत दफ़ा बात की है कि ये गवर्नमेंट या ये गवर्नमेंट हो या कोई और भी गवर्नमेंट हो, पहले वाली आज वाली, ये क्यों 5000 के नोट के ऊपर क्यों नहीं उसको ख़त्म करते? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कैश इकॉनमी जो है और जो इलीगल ट्रांजैक्शंस होती हैं बड़े पैमाने पे, वो 5000 रुपये का नोट जो है वो चलता है, बिकॉज इट्स ईजी टू डू दैट। अगर 1000 रुपये के नोट हों तो 5 गुना ज़्यादा नोट रखने पड़ते हैं, बोरियाँ पड़नी पैंदियाँ। तो इसलिए मैं काफ़ी अर्से से ये कह रहा हूँ कि 5000 रुपये का नोट को ख़त्म करें, डीमोनेटाइज करें। एंड देन यू सी कि बहुत से लोग जो है वो फिर जब बड़ी ट्रांजैक्शंस करेंगे, किसी ने 25 लाख की कोई चीज़ करनी है, 30 लाख की कोई प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, तो सोचना पड़ेगा यार उन बोरी भर के लेके जावांगे, और जो लेके जाएंगे वो भी डरेंगे यार इतने बड़े बोरियाँ पढ़ के ले जा रहे हैं, कोई रास्ते में रोक ही ना ले। तो आई थिंक दिस इज़ समथिंग द गवर्नमेंट नीड्स टू डू, बट ये करते नहीं हैं। अब वो क्यों नहीं करते
अब सोच ही लीजिए क्यों नहीं करते, बस इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँगा। ठीक है, बड़ी बात कह दी आपने। और अब शहरयार कुरैशी अमेरिका से। जो मेरा सवाल है नजम सेठी साहब से, वो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की डिफेंस पैक्ट के हवाले से है, जिसमें क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा कमी है। अगर मैं इसको सही रिकॉल करूं तो ये बताया गया था हमें मीडिया की तरफ से कि एक मुल्क पे हमला दूसरे मुल्क पे हमला तस्वर किया जाएगा, लेकिन इस डिफेंस पैक्ट के बाद इंडिया ने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को धमकियाँ लगाई हैं हॉस्टाइल तरीके से। पाकिस्तान के ऊपर इतने हमले हुए हैं अफगानिस्तान की तरफ से, लेकिन सऊदी अरेबिया की तरफ से चले बयान अगर कोई आया हो सो आया हो, लेकिन प्रैक्टिकली जो कि हमें डिफेंस पैक्ट के हवाले से बताया गया था, इस किस्म की कोई सऊदी अरेबिया की तरफ से हलचल नहीं हुई। तो क्या ये डिफेंस पैक्ट जो है ये वन साइडेड है कि सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला पाकिस्तान के ऊपर हमला समझा जाएगा और पाकिस्तान के ऊपर हमला सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला नहीं समझा जाएगा, अगर मैं इसको सही रीड कर रहा हूँ? क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है उसके डेफिनेटली अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं, सऊदी अरेबिया के की बिलियंस ऑफ डॉलर्स की तिजारत है इंडिया के साथ, तो इस डिफेंस पैक्ट में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी की कमी है। तो यही मेरा नजम सेठी साहब से सवाल है कि आफ्टर ऑल ये डिफेंस पैक्ट जो है ये क्या कहता है इस हवाले से? अब बात ये जी कि मैंने इसके ऊपर पहले तबसरा किया हुआ है, शायद आपने वो मिस कर दिया था। मैंने कहा था इसको डिलिबरेटली इसके क्लैरिफिकेशन नहीं है और नहीं दी गई और नहीं दी जाएगी। वो इसी वजह से जो वजह आपने पॉइंट आउट की है कि अगर हमारे ऊपर हमला होता है और इंडिया करता है तो सऊदी अरेबिया क्या करेगा, और अगर सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला होता है तो हम क्या करेंगे। इसको डिलिबरेटली एम्बिगुअस वेक छोड़ दिया गया है, ये नहीं आपको बताया जाएगा। उसकी वजह यह है कि ये लेवरेज रखना चाहते हैं दोनों मुल्क, और उसके ऑब्वियस रीजंस हैं। सऊदी अरेबिया के ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स हैं इंडिया में। पाकिस्तान अगर कोई ऐसी चीज़ वहाँ होती है, इसराइल का कुछ हो जाता है, तो क्या पाकिस्तान अमेरिकन जहाज़ जो सऊदी अरेबिया के पास है हमारे पायलट जाके करेंगे वहाँ? नहीं। तो आई थिंक दिस इज़ अ साइकोलॉजिकल थिंग। इसीलिए तो इस साइकोलॉजिकल चीज़ के अंदर दो चीज़ें हुई हैं। एक, ईरान ने भी एक स्टेटमेंट आ गया कि जी सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के पैक्ट के अंदर हमें भी शामिल किया जाए। वो सारा इशू ईरान और सऊदी अरेबिया का था, वो आपस में नहीं थी, वहाँ लड़ाई झगड़े थे। इसका क्लियरली मतलब है कि सऊदी अरेबिया को और ईरान को एक दूसरे से तो थ्रेट नहीं है, तो सऊदी अरेबिया को थ्रेट कहाँ से है? और ये हुआ उस वक़्त जबकि इसराइल ने कतर के अंदर जो हरकत की, इसराइल की सरत फ़िक्र है, और इसीलिए ये फ़िक्र था कि अगर इसराइल कुछ करता है तो फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि हम तो टोटली डिपेंडेंट हैं ऑन अमेरिका। तो फिर सऊदी अरेबिया ने क्या किया? सऊदी अरेबिया ने एक तो पाकिस्तान के साथ ये कर लिया है टू टेल द इजराइलीज़ कि अगर हमारे पे हमला होता तो पाकिस्तानी जो है ना, दिल हेल्प अस, एंड दे हैव न्यूक्लियर वेपन्स आल्सो एंड दे नो हाउ टू फ्लाई दीज प्लेन्स एंड वी मे बी एबल टू ब्रिंग देम इनटू इट एज वेल। दिस इज लेवरेजिंग अगेंस्ट इसराइल। दूसरा ये अमेरिका को भी, और फिर साथ ही साथ सऊदी अरेबिया ने अमेरिका को कहा कि हमारी एक डिफेंस एग्रीमेंट थी, उसको रिव्यू किया जाए और उसको फिर अपडेट किया जाए। तो वो अमेरिका के साथ भी इसी किस्म की एग्रीमेंट कर रहे हैं। सो हमें तो फ़ायदा है इसका। अब वो सऊदी अरेबिया हमारी हेल्प क्या करेगा? वो हमारी हेल्प यही करेगा कि इंडिया को ना करो, रोकने की कोशिश करेगा, पीस करेगा, और हमें पैसे वैसे दे देगा। अगर कोई ब्लॉकेड होगी या कोई सैंक्शन लगेंगे तो वो हमारी हेल्प करेगा। आई थिंक दैट्स अ सॉर्ट ऑफ थिंग। बट ये आप तवक्को ना करेंगे आपको ये बताया जाएगा। इसकी वैल्यू इसी चीज़ में है कि इसके डिटेल्स बाहर ना आए। ठीक है, सो दिस इज़ द कैच। बहरहाल उनका विज़िट अगले हफ्ते जिसको कंफर्म कर चुके हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और इसमें बड़ी बड़ी पेशरफ सामने आ सकती है। इसके अलावा प्रोग्राम का वक्त ख़त्म कर गुजार रहे हैं हम हाजी रियासत साहब गुजरांवाला से, डॉक्टर काशिफ सरगोधा से, ज़िशान मुत्तहिदा अरब अमारात आपका सवाल हमने शामिल कर लिया, अशरफ रनाला खुर्द से, और हिरा लाहौर से। आपका सवाल भी बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन ज़ाहिर है वक्त है ख़त्म। अगले प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। इजाज़त दें।